कदम में, कदम क्या है? पेड़ का नाम है। परागण किसके द्वारा होता है? चमगादड़ द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फूल बताओ। सबसे बड़ा फूल, सबसे बड़ा फूल, सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? तो आप क्या बताओगे? रिफ्लेशिया। रिफ्लेशिया का है मतलब सबसे बड़ा फूल है। कौन सा है? रिफ्लेशिया। रिफ्लेशिया, रिफ्लेशिया कैसा? सबसे बड़ा फूल है। अच्छा, सेजीवी जीवाणु कौन सा? फिनोरिया में होता है। अच्छा बताओ, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? का कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण का, बहुत मारेंगे। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? बताओ। अरे राइबोसोम्स नहीं बता रखा। तो प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन की फैक्ट्री मतलब राइबोसोम्स। ये क्या है? इसका कार्यकर है। अच्छा, राइबोसोम्स की हमने खोज बताई थी, किसने की थी? बताओ। पोलैंड ने। किसने? पोलैंड ने की थी। राइबोसोम्स 70 प्रकार के होते हैं और 80 प्रकार के होते हैं। अगला, अच्छा बताओ, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से। हाँ, तो लाइसोसोम को कितनी बार लिखाया था आपको? इसलिए हमने कहा था 12th के सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ो, जो आपको केटेट में काम आएंगे। ये कोई अलग से क्वेश्चन थोड़ी ना लिखा रहे, ये सब 11 12 के क्वेश्चन है। तो आपने उसी टाइप पे अगर अच्छे तरीके से लिखते तो दिक्कत ही नहीं करता। अच्छा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने। किसने की थी? डी डुबे। अच्छा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा बताओ आप लोग, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, वाष्पोत्सर्जन। ऐसा कोई थोड़ी ना, ऐसे बोलोगे बाष्पोकरण, अगर बाष्पोत्सर्जन और बाष्पीकरण दोनों आ जाए तो क्या बताओगे? जो बाष्पीकरण का होता है मतलब मृदा से या जमीन से पानी का वाष्प बन के उड़ जाना बाष्पीकरण। वाष्पोत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों से पत्ती के द्वारा मतलब वाष्पित हो जाना, उसे क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अच्छा, बाष्पो जो होता है, बाष्पो उत्सर्जन किससे नापा जाता है? बताओ। बाष्पो नहीं, पास, ये मैं आपको एक दिन टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। बाष्पो उत्सर्जन किससे नापा जाता है? किससे नापा जाता है? तो क्या बताओगे आप लोग? पोटोमीटर से। किससे? पोटोमीटर से। मैं एक दिन जितने भी नापने वाले यंत्र है उसकी क्लास आपको कराऊंगा, ठीक। अगला बताओ आप लोग, तालाब का रेशम किस शैवाल को कहा जाता है? तालाब का रेशम किस शैवाल को कहा जाता है? तालाब का रेशम किस शैवाल को कहा जाता है? किस शैवाल को कहा जाता है? क्वेश्चन आएगा, तालाब के रेशम किस शैवाल को कहता है? तो स्पाइरोगाइरा के। किसके? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जलिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है, मतलब जलिका रूपी शिरा विन्यास किस में पाया जाता है?
तो जलिका रूपी सिरा विन्यास चना और सरसों में पाया जाता है। जलिका रूपी सिरा विन्यास, जलिका रूपी सिरा विन्यास तो आप क्या बताओगे? जलिका रूपी सिरा विन्यास किसमें पाया जाता है? तो आप बताओगे चना और सरसों में। किसमें? चना और सरसों में। चना और सरसों में क्या पाया जाता है? जलिका रूपी सिरा विन्यास। अगला अच्छा आप लोग बताओ, सूखी पुष्करम कौन सा होता है? तो सूखी पुष्करम कौन सा? सूखी पुष्करम, सूखी पुष्करम तो आप क्या बताओगे? लटजीरा। लटजीरा तो आपने खूब देखा होगा। लटजीरा देखा कि नहीं देखा? चिरचिरा जो लगने पे क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? भूत भी बोल देते हैं कि भूत है, उसी को क्या बोलते हैं? लटजीरा। अच्छा अच्छा, जड़ में ऊतक होता उसे क्या कहते हैं? जड़ में ऊतक होता उसे क्या कहते हैं? जड़ में एक ऊतक पाया जाता है, बहुत बताया है। जड़ में ऊतक जो पाया, ऊतक तो उसे क्या बोलते हैं? जाइलम। अच्छा, जाइलम का कार्य क्या है? जा से जाइलम, जा से जल। और जो तने में ऊतक होता है उसे क्या बोलते हैं? तने में ऊतक, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लोएम। अच्छा, फ्लोएम का कार्य क्या होता है? खनिज पदार्थ या भोजन? खनिज पदार्थ। यही क्वेश्चन हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से पूछा गया था कि जाइलम और फ्लोएम का कार्य बताइए। तो मैंने ट्रिक से याद आता, जा से जाइलम, जा से फा से फ्लोएम। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से, ट्रिक नहीं भूलोगे आप लोग। अच्छा, C3 पौधे जो होते हैं पतले तने वाले होते हैं या कम पानी वाले होते हैं? मतलब गेहूं C3 पतले तने वाले होते हैं, C4 मोटे तने वाले होते हैं। C3 अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है? पतले तने वाले, जैसे गेहूं। अच्छा, गेहूं आ गया। गेहूं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। क्वेश्चन, गेहूं जो ट्रिटिकम एस्टिवम होगा ये कैसा होता है? हेक्साप्लॉइड होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 42। अच्छा, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि मैक्रोनी गेहूं किसे कहते हैं? हाँ, या बोने गेहूं, ट्रिटिकम ड्यूरम। अच्छा, मनुष्य के द्वारा पहली कृत्रिम वैरायटी जो निकाली गई, मतलब उसके द्वारा ट्रिटिकेल कैसी है? तो मानव निर्मित कराई है। तो ट्रिटिकेल में किसके किसके क्रॉस से बनाई गई है? पूछा है कि मानव जनित कृत्रिम वैरायटी कौन सी हो? तो ट्रिटिकेल बताओगे। ट्रिटिकेल जो है किसके किसके मिश्रण से तैयार की गई थी? गेहूं और राई, गेहूं और जौ। और गेहूं का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है और जई का बूटा वल्गेरिस। ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन आ गए, गेहूं में जो सिंचाई करते हैं, कितनी सिंचाई करते हैं? 6 सिंचाई। प्रथम सिंचाई CRI स्टेज, शिखर जड़ अवस्था होती है। कितने दिन बाद करते हैं? 21 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद। और दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद। उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या? किल्ले निकलते समय। और उसके बाद गांठ बनते समय, उसके बाद पुष्प बनते समय, और फिर दुग्ध अवस्था और पकते समय। ये सब 20 से 40, 40 से 45, 60 से 80, इस तरीके से मतलब 20-20 दिन के अंतराल पे बोई जाती है। अगर आपके पास एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो आप कौन सा लगाओगे? CRI स्टेज ही पर ही लगाओगे। अब आगे आते हम लोग, चलो इसी के बारे में वो ज्यादा हो जाएगा। अगला बताओ, प्रलाभ पर्व पाया जाता है। प्रलाभ पर्व पाया जाता है। प्रलाभ
पर्व पाया जाता है। तो परिणाम जो संधियां होती है तो उन्हें देखो नागफनी के कांटे इसे पाए जाते हैं। तो किसमें पाया जाता है? शतावर में। किसमें? शतावर में। पर्व संधियां तो इसमें बोलोगे, लेकिन नागफनी पर्व बोलेगा तो किसमें बोलोगे? शतावर में। शतावर में। अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन आएगा जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका की सबसे क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका मैथ के क्वेश्चन लगाओ, क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिकाओं की क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग? है तो क्या बताओगे आप लोग? कोशिका बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग कि आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा? तो क्या नहीं, जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं तो बताओगे केलिकर ने आएंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? बताओ। किस? नहीं, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। उन्होंने तो बेंडा नाम दिया था अल्टमान ने, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने। तो आप लिखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने और अल्टमान ने, दोनों का नाम आएगा, डब्ल्यू फ्लेमिंग और अल्टमान। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। किसने दिया? सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। लिखेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया नाम, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? सी वेंडा ने। सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर खोज की बात बोलेंगे हम लोग, खोज, कार्तिक बोल क्या? खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान ने। अल्टमान ने। किसने की थी? अल्टमान ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार इधर बोल क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का आकृति होती कैसी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की आकार, अगर हम लोग आकार की बात बोलेंगे तो आप क्या बताओगे? 2.5 माइक्रोन। कितना होता? 2.5 माइक्रोन होता है। कितनी होती है? 2.5 माइक्रोन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति कैसी होती है? अंडाकार गोल छड़नुमा होता है। आकृति की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आकृति की बात करेंगे तो हम लोग क्या बताओगे? अंडाकार होती है, गोल होती है, छड़नुमा होती है। अंडाकार, गोल और छड़नुमा होते हैं। छड़नुमा, अंडाकार, गोल और छड़नुमा होते हैं। अच्छा बताओ, किस पौधे की माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है? किस पौधे की माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है? तो लिखोगे किस पौधे की माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है? तो क्या बताओगे? तो आप बताओगे निम्फिया में। किस में पाया जाता है? निम्फिया में। निम्फिया में होता। अगला क्वेश्चन बताओगे आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली के समान एक संरचना पाई जाती है। आप जब माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखोगे तो ये गोल गोल करके पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो उंगली के आकार की संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया में
उंगली के आकार की संरचना, उंगली के आकार की संरचना। तो आप बताओगे क्या बोलते हम लोग? कृष्टि बोलते हैं। कृष्टि पढ़ी है? वो माइक्रो, देखो जो क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे वो सब थ्योरेटिकल ही पढ़ा। अगर आपने अच्छे से पहले थ्योरेटिकल पढ़ रखा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी थ्योरेटिकल निकालने में। ठीक, अब कृष्टि पर संरचना भी तुमने देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उस पे ऐसे ऐसे करके संरचना थी अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उस पे ये पाए जाते थे। बताओ ये किसे क्या थे, बताओ जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया की जो कृष्टि होती है उस पर क्या पाए जाते थे? आपसे कोई पूछे कृष्टि पर कौन सी संरचना पाई जाती है? कृष्टि पर संरचना कौन सी होती है? तो ऑक्सीसोम। कौन सी होती है? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम कितनी बार बताया आपको? ऑक्सीसोम होती है। अच्छा आप लोग बताओ, दो ऑक्सीसोम के बीच की दूरी कितनी होती है? दो ऑक्सीसोम के बीच की दूरी, दो ऑक्सीसोम के बीच की दूरी, तो क्या बताओगे? 80 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 80 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। 80 से मतलब क्या बताओगे? 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी, एंगस्ट्रॉम की दूरी, तो 80 से 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब बताओ आप लोग, मनुष्य के माइटोकॉन्ड्रिया मनुष्य के किस भाग में नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया मनुष्य की किस भाग में नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया मनुष्य के किस भाग में नहीं पाया जाता है? किस भाग में नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो क्या आप बताओगे? आंख में नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता है? आंख में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया मनुष्य के किस भाग में नहीं पाया जाता है? तो आप बताओगे कि आंख में नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता? आंख में नहीं पाया जाता है। अगला आप लोग बताओगे, आंख की जो रेटिना होती है उसमें नहीं पाया जाता और आरबीसी में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य बात करेंगे हम लोग किसकी? कार्य की। अगर कार्य की बात करेंगे तो ग्लाइकोसिस और क्रेब्स चक्र, ऊर्जा का निर्माण करना। ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, और क्या बोल सकते हम लोग? ईटीएस मतलब ऊर्जा, एनर्जी ट्रांसफर। मतलब क्या बताओगे? इतना बताओगे आप लोग कि ऊर्जा का निर्माण करना, ऊर्जा निर्माण, और पावर हाउस बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग लवक पे। अच्छा जो लवक था, लवक किस या प्लास्टिक से बोलते, प्लास्टिक जो बोलते हैं रखे, तो सर्वप्रथम प्लास्टिक शब्द का प्रयोग किसने किया? लवक को ही बोलते हैं। लवक शब्द किसने प्रयोग किया? शब्द किसने प्रयोग किया? तो आप बताओगे जो सिम्पर ने, किसने प्रयोग किया? सिम्पर नामक एक कौन थे हमारे साइंटिस्ट थे। अच्छा, लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। या तो आप इंग्लिश में पढ़ लो या हिंदी में पढ़ लो। इंग्लिश है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्या बताओगे? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट
प्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होता है। अच्छा बताओ, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? आपसे अगर कोई पूछे ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो जड़ में पाया जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? और क्रोमोप्लास्ट कहाँ? पौधे के रंगीन भाग, पौधे के रंगीन भाग, मतलब फल और फूल में, फल और फूल में। ठीक, नोट करो आप लोग। उसके बाद आगे, अब क्लोरो अगर कोई पूछे तो पौधे के हरे भाग में, क्या बताओगे? पौधे के हरे भाग में, पौधे के हरे भाग में, पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। आप बताओ, क्लोरोप्लास्ट में जो एक सिक्के जैसी संरचना होती है, क्लोरोप्लास्ट में सिक्के जैसी एक संरचना होती है, सिक्के जैसी संरचना, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं, ये तो वो तो एटीपी तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगर हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट में सिक्के जिक्की संरचना को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेनी बोलते हैं। क्या? ग्रेना, सॉरी, क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। अभी हम सिक्के की बात वही करेंगे जाके। अच्छा, एक ग्रेना में कितने सिक्के होते हैं? तो एक ग्रेना में अगर बात करेंगे, एक ग्रेना में सिक्के तो कितने सिक्के होते हैं? 30 से 40 सिक्के होते हैं। कितने होते हैं? 30 से 40 सिक्के होते हैं। एक ग्रेना में कितने सिक्के होते हैं? 30 से 40 सिक्के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्कों को क्या कहते हैं? एक सिक्के को अगर बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? आप बताओगे? थाइलेकाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइलेकाइड।